नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया था। इसके माध्यम से यानी इस संशोधन विधेयक के माध्यम से वक्फ अधिनियम में 44 संशोधन करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी संशोधनों की आलोचना विपक्ष के द्वारा की गई है। ये संशोधन क्या है और इनको लेकर के किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, चलिए जानते हैं आज इन न्यूज के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, दो अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। एक है वक्फ संपत्ति की अवधारणा और एक है वक्फ बोर्ड की अवधारणा। फिर हम ये देखेंगे कि जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है जो कि वक्फ अधिनियम 1995 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करता है, तो वे बदलाव क्या है, यानी प्रस्तावित बदलावों को जानने के बाद ये देखेंगे कि इन पर किस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, भारतीय समाज जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। कानून संबंधी खंडों से भी जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक अधिनियम से जुड़ा हुआ, राज्य व्यवस्था संबंधी खंडों से जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें अधिनियम का जिक्र है और इसमें पूरी एक आप कह सकते हैं कि संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख भी आ जाता है। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो खबर कौन सी है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। सरकार ने अगस्त 2024 में एक संशोधन विधेयक पेश किया था जिसका नाम था वक्फ संशोधन विधेयक 2024। ये लोकसभा में पेश किया था और कब किया था? अगस्त 2024 में किया था। इसने महत्वपूर्ण रूप से क्या काम करने की कोशिश की थी? वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन इसने पेश किए थे, लेकिन इस पर विवाद हुआ। सभी संशोधनों का कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद ये मुद्दा एक संयुक्त संसदीय समिति को दे दिया गया, एक हाउस पैनल को दे दिया गया जिसकी अध्यक्षता की बीजेपी एमपी जगदंबिका पाल ने। इस पैनल ने हाल ही में 27 फरवरी 2025 को 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यानी इस विधेयक में जो संशोधन पेश किए थे उसमें 14 संशोधनों को एक प्रकार से मंजूरी प्रदान कर दी है और अब एक बार फिर से ये संसद में आएगा और इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। तो वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित कौन करता है? वक्फ अधिनियम 1995 में करता है। यह वक्फ संपत्तियों के विनियमन यानी उनके रेगुलेशन के तरीके में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। कौन करता है? संशोधन विधेयक करता है, जिससे सरकार को यानी जो भारत सरकार है या जो राज्य सरकार है, वक्फ संपत्ति को लेकर के अगर कोई भी विवाद खड़ा होता है या संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित अगर कोई प्रश्न उभरते हैं तो सरकार का उसमें ज्यादा नियंत्रण स्थापित हो सकता है और इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण विवाद भी उभरते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं। एक बैच हिंदी माध्यम का है और एक इंग्लिश माध्यम का है। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है जिसकी टाइमिंग है शाम को 6 बजे। ये बैच किससे जुड़े हुए हैं? ये बैच जुड़े हैं आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन बैच है। अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इस कॉल के माध्यम से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वक्फ संपत्ति का मतलब क्या है, क्योंकि वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड को जब अगर आप समझ लेंगे तभी आप संशोधनों को भी ठीक तरीके से समझ पाएंगे। वक्फ संपत्ति का सीधा सा मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति अपने पास उपस्थित कोई भी चल या अचल संपत्ति, यानी अगर उसके पास कोई पैसे हैं या उसके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, इस प्रकार की चल या अचल संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? वक्फ संपत्ति कहते हैं। यानी धर्म के नाम पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति को वक्फ संपत्ति के नाम से संबोधित किया जाता है।
आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया बहुत बाद में प्रारंभ हुई है, तो दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले भी बहुत सी संपत्ति का प्रयोग धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जा रहा था, तो वो भी वक्फ संपत्ति के अंतर्गत ही आती है। यानी दस्तावेजीकरण की प्रथा शुरू होने से पहले ही यह प्रथा अस्तित्व में थी, इसलिए लंबे समय से उपयोग में आने वाली संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। वक्फ संपत्ति को गैर हस्तांतरित माना जाता है, यानी इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और इसको हमेशा ईश्वर के नाम पर ही रखा जाता है। वक्फ संपत्ति से आय भी होती है, लेकिन इस आय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? पर्सनल यूज के लिए नहीं किया जाता, निजी हितों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों या सरायों को निधि प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, निजी हितों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये पूरा अवधारणा हुई वक्फ संपत्ति की। अब वक्फ संपत्ति को मैनेज कौन करता है, उसको प्रबंधित कौन करता है? इसको वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड क्या है? एक कानूनी इकाई है, एक लीगल यूनिट है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए नामित किया जाता है। प्रत्येक बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक भी नियुक्त करता है। यहां पर आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लगभग 30 बोर्ड वक्फ बोर्ड हैं और जो कि वक्फ संपत्तियों को मैनेज करते हैं। तो जो वक्फ बोर्ड है ये प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक, प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक संरक्षक भी नियुक्त करता है। इसके अंतर्गत कौन सा अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है? वक्फ अधिनियम 1954 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का ये गठन करता है। केंद्रीय वक्फ परिषद भी होती है। केंद्रीय वक्फ परिषद पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और उनको सलाह देने का काम करती है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्ति के प्रबंधन पर भी महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करती है। तो आपने देख लिया वक्फ बोर्ड क्या होता है। मुख्यतः इसका काम होता है वक्फ संपत्तियों को प्रबंधित करने का। 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया था, वक्फ अधिनियम 1995, और 2013 में इसमें एक संशोधन भी किया गया था। वक्फ बोर्ड ये किस प्रकार के परिवर्तन करता है? ये वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। यानी वक्फ बोर्ड को बहुत व्यापक अधिकार 1995 के अधिनियम के माध्यम से प्रदान किए गए और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने का एक प्रकार से सर्वाधिकार वक्फ बोर्ड को इसने प्रदान कर दिया। और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण विवाद भी आया और विवाद जुड़ा हुआ था 1995 के अधिनियम की धारा 6 से, क्योंकि ऐसे मामलों के संबंध में व्यापक न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम माना गया। इस किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है या वक्फ नहीं माना जा सकता, अगर इसको लेकर के किसी प्रकार का विवाद होता है तो 1995 के अधिनियम की धारा 6 में यह कहा गया कि इस मामले में जो निर्णय होगा अंतिम वो वक्फ न्यायाधिकरण का होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल का होगा। और यहां पर कहीं ना कहीं जो भारतीय अदालतें हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसकी शक्ति भी सीमित हो जाती है। तो उसको लेकर के एक विवाद भी लगातार चलता रहा। अगर हम भारत में उपस्थित वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में, आंकड़ों के बारे में जाने कि वो वक्फ बोर्ड के पास कितनी वक्फ परिसंपत्ति है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसके पास हमारे देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनके पास 9 लाख एकड़ में फैली हुई एक व्यापक परिसंपत्ति है और उसकी जो अनुमानित कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि वक्फ बोर्ड को अपने आप में एक बहुत बड़ा जमीन का मालिकाना हक प्रदान करती है और इतना बड़ा करती है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में भूमि का ये तीसरा सबसे बड़ा मालिक है। कौन? वक्फ बोर्ड। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के बारे में एक सामान्य तथ्य भी हमने पता कर लिया। अब जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसके माध्यम से किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं? एक बदलाव तो ये है कि अगर हम वक्फ के निर्माण की बात करते हैं, यानी वक्फ को डिक्लेयर करने की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किस स्थिति में वक्फ को डिक्लेयर कर सकता है, नहीं कर सकता, तो एक संशोधन ये लाया गया है, वही व्यक्ति वक्फ डिक्लेयर कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। यानी अगर आप 5 वर्षों से कम समय से इस्लाम का पालन कर रहे हैं तो आप वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपके पास अगर कोई संपत्ति है उसको वक्फ नहीं बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संशोधन ये लाया गया है। वक्फ बनाने के लिए जरूरी है कि
किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, उसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक होना चाहिए। अगर उस संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास नहीं है, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, तो आप उस संपत्ति को वक्फ नहीं बना सकते, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान में नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि वक्फ बाय यूजर यानी उपयोग के आधार पर वक्फ की अवधारणा को हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई परिसंपत्ति लगातार वक्फ के रूप में प्रयोग की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैध अधिकार है। अगर आपके पास उसका वैधानिक अधिकार नहीं है, वैध अधिकार नहीं है, तो भले ही कोई संपत्ति वक्फ के रूप में लगातार प्रयोग की जा रही हो, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। यानी वक्फ बाय यूजर का आधार हटा दिया गया है संशोधन के माध्यम से। इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट है वक्फ अलाल औलाद, यानी उत्तराधिकार समाप्त होने पर वक्फ को सामान्य तौर से यह माना जाता था कि कोई व्यक्ति है और अगर वो व्यक्ति किसी ना किसी हादसे में गुजर जाता है तो उसकी परिसंपत्ति को, अगर उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वक्फ को दान दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक संशोधन किया गया है कि अगर महिला उत्तराधिकारी है तो महिला उत्तराधिकारी को इस संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, इसको उत्तराधिकार महिला को प्रदान किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्ति को वक्फ में नहीं दिया जाएगा, यानी दान में नहीं दिया जाएगा, वक्फ भूमि नहीं बनाया जाएगा या वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जाएगा। एक संशोधन है वक्फ सर्वेक्षण को लेकर। अगर हम वक्फ सर्वेक्षण की बात करते हैं तो सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर वक्फ का सर्वेक्षण होना है तो उसका सर्वेक्षण आयुक्त नहीं करेंगे, जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का व्यापक अधिकार इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावे की बात करते हैं तो कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में चिन्हित किया गया हो, वक्फ नहीं मानी जाएगी, यानी सरकारी संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। यानी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या वक्फ की संपत्ति है, इसका जो अधिकार है वो कलेक्टर, इसका निर्धारण कलेक्टर करेगा। और यहां पर एक महत्वपूर्ण संशोधन ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो संयुक्त संसदीय समिति है, संयुक्त संसदीय समिति ने एक और सुझाव दिया है कि ये जो संशोधन किया जा रहा है इसमें किसी बड़े अधिकारी को, बड़े सार्वजनिक अधिकारी को स्वामित्व के निर्धारण में नियुक्त किया जाना चाहिए कलेक्टर की जगह। तो संयुक्त संसदीय समिति का भी एक महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर एक पढ़ने में आया है। प्रस्तावित बदलावों की ओर बात करें तो केंद्रीय वक्फ परिषद की जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे इस परिषद में अब गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसमें 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना की बात करें तो इस बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो एक गैर मुस्लिम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी नियुक्त कर सकती है। तो 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं अगर हम राज्य वक्फ बोर्ड की बात करें, और उसमें महिला सदस्यों की संख्या 2 होनी चाहिए जो मुस्लिम हो, यानी 2 मुस्लिम महिला सदस्यों को भी नियुक्त करने की बात संशोधन के अंतर्गत कही गई है। इसी प्रकार से वक्फ ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है उसका भी न्यायाधिकरण है, उसका भी पुनर्गठन किया गया है। मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया है। अब जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और दूसरा सदस्य राज्य सरकार का एक संयुक्त सचिव होगा, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को अब अंतिम नहीं माना जाएगा, यानी वक्फ परिसंपत्ति पर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके अधिकार को अंतिम माना गया था, अब इसे हटा दिया गया है। अब ये कहा है कि अगर ट्रिब्यूनल का निर्णय आ भी जाता है तो उसके निर्णय को आप 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर किया गया है। इन सभी बदलावों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं। वो प्रश्न क्या है? ये एक प्रश्न ये है कि वक्फ प्रशासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि केंद्रीय वक्फ जो काउंसिल है उसमें भी गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से जो राज्य वक्फ बोर्ड है वहां भी गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या हो सकती है, 7 तक 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो इस पूरी संरचना को लेकर के लगातार
जो ये सवाल उठाए हैं कि वक्फ बोर्डों की जो संरचना है उसमें इस प्रकार से बदलाव किया गया है कि उसमें मुस्लिम समुदाय की भूमिका सीमित हो जाएगी, तो इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण आलोचना की गई है। इसी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल में से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटा दिया गया है और उसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश को दी है। तो इसमें एक सवाल ये उठाया गया है कि मुस्लिम कानून या इस्लाम कानून का जो विशेषज्ञ है उसका वक्फ ट्रिब्यूनल में होना, वक्फ न्यायाधिकरण में होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और अगर उसे न्यायाधिकरण से हटाया गया है तो यह अपने आप में एक बेहतर संशोधन नहीं है, क्योंकि ऐसे इस्लामी विशेषज्ञ का होना ट्रिब्यूनल में बेहद आवश्यक है। इसी प्रकार से वक्फ निर्माण के लिए 5 साल की इस्लामी प्रैक्टिस की शर्त जो लगाई गई है उसकी भी आलोचना हुई है। आलोचना क्यों हुई है इसकी? इसलिए हुई है कि ये कहीं ना कहीं 2 कैटेगरीज बना देता है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें 5 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं इस्लाम धर्म को स्वीकार किए हुए, और या इससे कम हुए हैं, तो ये 2 कैटेगरीज बन गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों की समानता के अधिकार पर फर्क डालता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसा कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि आर्टिकल 14 का इसके माध्यम से उल्लंघन होता है। इसी प्रकार से सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे को हटाना भी एक आलोचना के दायरे में आया है, और उसका कारण यह है कि ऐसी बहुत सी संपत्ति है जिनका बहुत लंबे समय से इस्तेमाल वक्फ के रूप में हुआ है। बहुत सी ऐसी मस्जिदें भी हैं जो लगातार इस प्रकार की भूमि पर स्थित हैं। तो इसकी आलोचना हुई है कि अगर उनका इस्तेमाल इतने लंबे समय से हो रहा है तो उन्हें सरकारी संपत्ति घोषित करना सही नहीं है। अब देखते हैं कि संसद इस पर किस प्रकार का निर्णय लेती है, क्योंकि ये मामला फिर से संसद में चर्चा के लिए आया है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कौन करेगा, सर्वेक्षण कौन करेगा? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए वक्फ ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वे का कमिश्नर, सर्वेक्षण कमिश्नर, ऑप्शन सी है जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।